ठीक है, कल आपको याद है आखिरी अपन ने क्या पढ़ा था बच्चा पार्टी? देख पढ़ रहा है, अपन ने कुछ ऐसा ऐसा पढ़ा था। अडेप्टिव रेडिएशन अपन कंप्लीट कर चुके थे। आज है ना बहुत ही मैंने आपको ना छोटा सा एक आइडिया दिया था कि अपन थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन करेंगे, जिसके अंदर हम आज क्या स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको लेमार्क और एक डार्विन की थ्योरी बताई थी। ये जो डार्विन थे उन्होंने क्या कहा था और लेमार्क ने क्या कहा था। तो ये जो दो थ्योरीज है, थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन, कि यार इवोल्यूशन आखिर हुआ कैसे था, इनके बेसिस पे इन्होंने थ्योरी दी थी। अगर मैं पहले लेमार्क की बात करती हूँ, किसकी? लेमार्क की बात करती हूँ। उन्होंने क्या बोला था, मैंने आपको सिर्फ ऐसे ही बोल के बताया था। आज मैं लिख के बता देती हूँ सो दैट आपके पास एक इन्फॉर्मेशन हो कि हाँ यार ऐसा लिखा हुआ है, ये चीज होती है। तो वो थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, ठीक है। उन्होंने, मैंने आपको बताया था, ये थ्योरी कब दी गई थी? 1809 के अंदर, ठीक है। और ये क्या कहती थी? इट स्टेट्स दैट, याद है किसी को गलती से? उम्मीद नहीं है मेरे को, बट फिर भी मैम अगर जिराफ मुझे वाला कुछ एग्जाम्पल शॉक था करना आपने। चाहे तो क्या? जिराफ वाला कहा था ना कि उनकी गर्दन इसलिए लंबी हो गई थी क्योंकि पेड़ पे ऊंचे पत्ते लगे हुए थे उनके वेरी हैबिटेट के गुड, हिसाब से। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। पर बात ये है बच्चा कि ये आपने अभी किसने आंसर दिया है ये? मैंने मैम अरे शिवम मैंने, किसने? शिवम। गुप्ता। देखो यार, यहाँ पे ना कुछ ऐसी ऐसी कहानी थी, ज्यादा कुछ नहीं है। इट स्टेट्स दैट चेंजेस इन स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म अक्वायर्ड ड्यूरिंग एन इंडिविजुअल लाइफ टाइम इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरमेंट। कि यार देखो, मतलब मेरे पास ना, मैं सिर्फ वो वाली चीजें रखूंगी जो मेरे कंटिन्यूसली काम आ रही है। लेट से इन्होंने ना इसका एक एग्जाम्पल दिया था बहुत बड़ा, वो एग्जाम्पल था जिराफ का। और ये क्या बोलते थे, जैसे जिराफ है, कंटिन्यूसली उसकी आप देखते हो गर्दन इतनी ज्यादा लंबी होती है। तो उसकी गर्दन इतनी ज्यादा क्यों लंबी होती है? क्योंकि वो कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपनी गर्दन को यूज कर दैट पेड़ पौधे पत्तियां खाने के लिए। तो अगर वो पेड़ पौधे पत्तियां खाने के लिए कंटिन्यूसली यूज कर रहा है, तो आप देख रहे होगे वो गर्दन ऊंची कर रहा है, ऊंची कर रहा है। तो ऐसे करके वो धीरे 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 वो जो कैरेक्टर है वो उनके अंदर आता गया, आता गया। और जिसकी वजह से उनकी जो क्या थी, गर्दन लंबी होती गई, और ऐसे उनके अंदर इवोल्यूशन आता गया, ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि इंटरनल फोर्स रिस्पॉन्सिबल थे उसके अंदर, है ना। इन्वायरमेंट जो था, जैसे उनके जो पत्तियां उनको चरनी थी, ग्रेजिंग करनी थी, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो था वो रिस्पॉन्सिबल था इवोल्यूशन के लिए। पर ये थ्योरी जो थी, ये ना रिजेक्ट कर दी गई थी। क्या रिजेक्ट कर दी गई थी? वो बोलते यार ऐसा तो नहीं हो सकता, ये तो बहुत ही फालतू सी बात लग रही है, ठीक है। तो इसके अलावा कोई दूसरी थ्योरी आई थी जिसको हम बोलते हैं नियो लेमार्किज्म। नियो लेमार्किज्म, किसी को आइडिया इसके अंदर क्या होता है फिर? देखो ऐसा है, जो एनवायरमेंट है, लेमार्क ने बोल दिया था वो डायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है कि एनवायरमेंट की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। बट ये बोलते हैं जो एनवायरमेंट है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से उसकी हेरिडिटरी में चेंजेस आते हैं, और वो चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। मेन तो आपकी लेमार्क थ्योरी थी, जो मैंने आपको ग्राफ वाला एग्जाम्पल बताया, ठीक है। यस मैम। मेन आता है हमारा डार्विज्म। डार्विन की आपने वो जो थ्योरी है, सबसे इंपॉर्टेंट एक याद होगी आपको, नेचुरल सिलेक्शन। याद आ रहा है आपको? मैंने बताया था यस मैम। नेचुरल सिलेक्शन वाली थ्योरी, कि यार जितने ज्यादा जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेगा वो उतना ज्यादा सरवाइव करेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी है नेचुरली सेलेक्ट होने की। लेट से एक बैक्टीरिया है, वो बहुत सारे अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है कल्चर प्लेट में, और एक बैक्टीरिया है जो बहुत कम ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है। तो कौन सा ज्यादा सर्वाइव करेगा? जो ज्यादा ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, बिकॉज इट इज सिलेक्टेड बाय नेचर, और उसी के अंदर इवोल्यूशन के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। फिर उसके अंदर उन्होंने देखो, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा उन्होंने बताया था ब्रांचिंग डिसेंट। ब्रांचिंग डिसेंट में मतलब मैंने आपको जो अपन ने अभी तक पढ़ा था कि जो सारी स्पीशीज है वो एक पर्टिकुलर कॉमन डिसेंट से ओरिजिनेट हो रहा है। एक पर्टिकुलर, जैसे अपन ने आइलैंड वाला एग्जांपल देखा था, एक ही जगह से एक इधर चला गया,
एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, अकॉर्डिंग टू कि वो इन्वायरमेंट में क्या उनके चेंजेस हो रहे हैं, उनकी सीड ईटिंग हैबिट क्या है, वो एक एग्जाम्पल है, उनको क्या जरूरत है, उसके हिसाब से उन्होंने अपने अंदर अंदर चेंजेस लाते गए और एक नई स्पीशीज बनते गए। इज दैट क्लियर? यस मैम। फिर उसके बाद इन्होंने एक इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म का भी बताया था। मैंने आपको वो बताया ना, ब्लैक मॉथ और व्हाइट मॉथ, जो कहानी मैंने आपको 4 बार सुनाई थी और जो कंप्लीट ही नहीं हुई थी कहानी कभी। यस मैम। तो वो भी, ये तीनों जो थ्योरीज थी ये दी गई थी हमारे डार्विन ने। ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। नो मैम। एनी No, कंफ्यूजन? ma'am. नहीं है ना? तो अब हम आगे बढ़ते हैं यार। देखो, अब जो हमारी कहानी शुरू होगी इसके अंदर आपने ना अभी तक बहुत पढ़ा है म्यूटेशन वगैरह के बारे में, कि म्यूटेशन क्या होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा म्यूटेशन का रोल भी आ जाता है। कोई मुझे बताएगा म्यूटेशन का रोल कैसे आता है? मैम जब रिसेसिव एलील जीन के ऊपर आती है ना, उससे मैम वो जो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर आती है ना, वो म्यूटेट हो जाता है। ओके, पर ये म्यूटेशन है, ये इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है? म्यूटेशन तो आपने बता दिया, पर ये इवोल्यूशन से कैसे रिलेटेड है? मैम क्योंकि इवोल्यूशन में भी थोड़े बहुत चेंजेस आते हैं, और जब कोई ऑर्गेनिज्म म्यूटेट होता है तो उसकी बॉडी में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, तो एक थे साइंटिस्ट ह्यूगो डी वेरिस, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कौन से प्लांट पे? प्रिमरोज। प्रिमरोज एक प्लांट था, उस पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, और उन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया था। और ये इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पता है क्या कहते थे? कि जो इवोल्यूशन है वो क्या है? सडन सडन लार्ज डिफरेंस इन पॉपुलेशन, कि एकदम से सडन कुछ चेंजेस आए हैं पॉपुलेशन में एंड दिस इज द इवोल्यूशन। ठीक है, तो वो मानते थे कि जो म्यूटेशन है इट इज द ओनली कॉज ऑफ इवोल्यूशन। म्यूटेशन होने की वजह से ही इवोल्यूशन हो रहा है, इनका ऐसा मानना था। समझ पड़ रही है बात? इनका ये मानना था कि जैसे डार्विन ने तो सिर्फ माइनर माइनर चेंजेस की बात की थी, देखो छोटे छोटे चेंजेस की बात की है, सीड ईटिंग हैबिट, लाइकेंस के हिसाब से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेंगे, नेचुरल सिलेक्शन, ये माइनर चेंजेस हैं। वहीं इन्होंने तो सीधे म्यूटेशन जो होते हैं बिग चेंजेस होते हैं। क्या होते हैं? बिग चेंजेस, जो फिनोटिपिकली भी दिखाई देते हैं। तो इन्होंने कहा था कि जो इवोल्यूशन है वो म्यूटेशन की वजह से होता है, ना कि ये छोटे छोटे माइनर चेंजेस की वजह से होता है। ये कॉन्ट्राडिक्ट करते थे डार्विन की थ्योरी को। समझ पड़ी बात? और ये Yes, कहते थे कि जो म्यूटेशन है यही क्या करता है? स्पेशिएशन कॉज करता है। स्पेशिएशन मतलब न्यू न्यू स्पीशीज बना देता है। और ये जो पूरा प्रोसेस है, एक टर्म आएगा सॉल्टेशन। क्या होता है? सॉल्टेशन। सॉल्टेशन मतलब क्या होता है? एक सिंगल कोई लार्ज स्टेप हुआ जिसकी वजह से म्यूटेशन हो गया। ठीक है, एक सिंगल म्यूटेशन हुआ है बहुत अच्छा खासा, जिसकी वजह से पूरा एवोल्यूशन हो गया है, और उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सॉल्टेशन। इट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। क्या है? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। पर यहाँ पे एक देखो, यहाँ पे कोई सिंगल स्टेप हुआ था? नेचुरल सिलेक्शन में धीरे 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 चीजें बदल रही थी, ब्रांचिंग डिसेंट में भी धीरे धीरे चीजें बदल रही थी, इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में भी धीरे धीरे चीजें बदल रही थी। ठीक है यस मैम। यस मैम। कि ना? तो ये कुछ डिफरेंसेस है जो आपको याद रखना है। जैसे डार्विन के अकॉर्डिंग माइनर चेंजेस थे, और ये क्या थे? मेजर चेंजेस थे। ये क्या थे? मेजर चेंजेस थे। वही जो म्यूटेशन होता है, ये म्यूटेशन बेटा क्या होता है? एकदम रैंडम होता है। ऐसा नहीं है कि पहले ये डिसाइड होंगे, बिल्कुल रैंडम चल रहा है। और कैसे होंगे? विदाउट डायरेक्शन होंगे, विदाउट डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकते हैं। बल्कि जो डार्विन के वेरिएशन थे वो क्या थे? स्मॉल थे। ये जैसे ये मेजर थे तो ये माइनर थे, स्मॉल थे। और ये विदाउट डायरेक्शन थे तो ये डायरेक्शन के साथ थे। ये एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है डार्विन और इनकी ह्यूगो डी वेरिस की थ्योरी में, कि भैया ये माइनर चेंजेस थे, ये मेजर चेंजेस थे, ये डायरेक्शन के साथ थे, ये विदाउट डायरेक्शन थे, ये रैंडम थे, और पर ये एक सीक्वेंस में चल रहे थे। तो आपको ये ध्यान रखना है। समझ पड़ा? यस मैम।
चलो, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। अब आता है हमारा एक प्रिंसिपल जिसको हम बोलते हैं हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। एनीवन हैव एनी आइडिया अबाउट हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल? किस प्रिंसिपल में क्या हो रहा है? आपको याद है मैंने आपको एक अलील बताया था, एक टर्म, जब मैं आपको बार बार पढ़ा रही थी अलील के बारे में। हाँ, यस मैम। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ बताया था दो इनहेरिटेंस। अलील मिलके एक जीन बनाते हैं और एक जीन पर्टिकुलर ट्रेट शो करता है। तो जीन की फ्रीक्वेंसी होगी, मतलब जिस स्पीड से और जिस मतलब हम रेट से बोल सकते हैं, वो एक पॉपुलेशन में प्रेजेंट होंगे। तो अलील फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, क्या होगी? हमेशा स्टेबल होगी। लेट्स से जैसे कोई भी अलील प्रेजेंट है, ये हमेशा पॉपुलेशन में ऐसे प्रेजेंट है तो ऐसे ही प्रेजेंट है। अगर ये अलील पूरा ही चेंज हो गया तो क्या आप मानते नहीं मानते उस पॉपुलेशन में स्पेशिएशन हो जाएगा, मतलब वो चेंजेस आ जाएंगे पूरा का पूरा, कि उनका जो जीन पूल है, जीन पूल वो चेंज हो जाएगा। दो अलील मिलके जीन बनाते हैं, तो अगर अलील सही है, उनका कोई चेंजेस नहीं आ रहे अलील में, तो जीन वैसे के वैसे ही रहेंगे उस पॉपुलेशन में। पर इफ इन केस वो अलील ही चेंज हो गए, अलील की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई इस पॉपुलेशन में, तो वो जो पूरा जीन है जो स्पीशीज का, वही का वो चेंज हो जाएगा। तो हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के हिसाब से ये था कि पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन इसलिए से हम ह्यूमन की है, तो हमारे अलील की फ्रीक्वेंसी सेम है, यानी हमारा जीन पूल सेम है, ठीक है, हम स्टेबल है। अगर हमारा जीन फ्रीक्वेंसी अलील का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है तो हमारा स्पीशीज स्पेशिएशन हो जाएगा, चीजें थोड़ी सी बदल जाएगी हमारे अंदर। इफ पॉपुलेशन, अब देखो आप ये थोड़ी थोड़ी जगह तक बात कर सकते हो, मतलब वेरिएशन ऐसे मैं आप बात करूं, जैसे आपकी एक फैमिली है, आपकी फैमिली में काफी हद तक आपके जीन्स कॉमन है, पर आप ये मानते नहीं मानते हो कि आपके जो पड़ोस की फैमिली है उनसे आपके है ना जीन नहीं मिलते जुलते, तो आपकी फैमिली थोड़ी अलग दिखेगी, उनकी फैमिली थोड़ी अलग दिखेगी। आप अपने मम्मी पापा भाई बहन सब सेम दिख रहे हैं, उनके सब अलग दिख रहे हैं, तो थोड़े से तो चेंजेस आए ना फ्रीक्वेंसी में, हाँ कि ना? यस मैम। यस सर। तो हम एक छोटी Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी में छोटी पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, ऐसा स्मॉल पॉपुलेशन। स्मॉल पॉपुलेशन में ये चीज सही है कि सब कुछ स्टेबल और कांस्टेंट है। क्या है? स्टेबल और कांस्टेंट। बट अगर पॉपुलेशन लार्ज हो जाती है, हम लार्ज पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हैं, तो क्या होता है? रैंडम मेटिंग होना शुरू होती है। रैंडम मेटिंग, रैंडम मेटिंग होना शुरू होगी, तो मतलब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज मिलेगी, अलग अलग पॉपुलेशन के लोग एक दूसरे से मिलेंगे, और इसकी वजह से क्या होगा बेटा? जेनेटिक इक्विलिब्रियम। एक सेकेंड रुको। और हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात ह्यूमन पॉपुलेशन की कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, एक फैमिलीज को हटाओ, ह्यूमन पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं, स्पीशीज की बात कर रहे हैं। एक मानो डॉग्स का स्पीशीज अलग है, अब आप ह्यूमन में कहीं भी जाके कोई मीटिंग कर रहा है, कोई कहीं भी जाके मीटिंग कर रहा है, पर इन द एंड हमारे जीन्स तो सेम है कि नहीं है? पॉपुलेशन लार्ज हो गई, रैंडम मीटिंग हो रही है, जीन सेम है, तो हमने हमारी सोसाइटी, हमारा पूरा स्पीशीज में क्या बना रखा है? जेनेटिक इक्विलिब्रियम बना रखा है, ठीक है। फिर अब आप बात करें, और इसी को जो हम मेंटेन करके रखते हैं ना, कि ये पूरा फ्रीक्वेंसी स्टेबल है, कांस्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जेनेटिक इक्विलिब्रियम या फिर हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। ये जो अलील की फ्रीक्वेंसी है, ये कहता है कि अलील की फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या रहेगी? 1। अगर हम इसको एक्सप्रेशन को बाइनोमियल एक्सप्रेशन के फॉर्म में शो करूं, तो ये होता है q स्क्वायर इक्वल्स टू 1, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसके अंदर जो p और q है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा क्या? इंडिविजुअल की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट अलील। जो अलील है ना, उनकी फ्रीक्वेंसी को ये डिनोट करता है, ठीक है। इफ इन केस
ये जो इक्वेशन है ये अगर डेविएट हो जाती है इक्वल्स टू 1, अलील फ्रीक्वेंसी अगर 1 से चेंज होती है, तो अब आप क्या मानते हो या नहीं मानते हो, अगर ये थोड़ा सा बैलेंस चेंज हुआ तो फिर हमारी चीजें बदलना शुरू हो जाएगी. Yes, ma'am. हेलो Yes, ma'am. हेलो मैम यार Yes, बोला ma'am. करो, नहीं तो मेरे को हार्ट बीट ना तेज हो जाती है. मेरे को लगा पता नहीं अब कब से कहानी मेरी रह गई. समझ पड़ा. एक पॉपुलेशन की बात करो, उस पॉपुलेशन में जो जीन है और जो जीन का अलील का फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगा नो मैटर व्हाट. अगर वो फ्रीक्वेंसी जो 1 से चेंज हुआ तो हमारी पॉपुलेशन में चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे, और वो चेंजेस क्या होंगे, इट विल लीड टू इवोल्यूशन. जब तक हमारा इक्वल्स टू 1 है फ्रीक्वेंसी तो इवोल्यूशन नहीं होगा. पर अगर मेरी ये जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन के अंदर चेंजेस आने लग गए 1 के अलावा, तो अब हमारी पॉपुलेशन क्या कर रही है, इवॉल्व कर रही है. बस इतना सा आपको याद रखना है. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो यार ये फैक्टर्स कौन से हैं जो ये अफेक्ट करते हैं, मतलब इवोल्यूशन को, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को. मैंने आपको बताया हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम कि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1. तो वो इक्विलिब्रियम है. अगर वो इक्विलिब्रियम थोड़ा सा भी डेविएट हुआ 1 से, मतलब इवोल्यूशन आ रहा है, तो वो इवोल्यूशन आखिर कैसे आएगा मैम, हमें तो वो बताओ. तो सबसे पहले एक चीज हो सकती है कि जीन का माइग्रेशन हो सकता है. क्या हो सकता है, जीन का माइग्रेशन, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीन फ्लो भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, जीन फ्लो. इसके अंदर क्या होता है, जैसे कोई भी पॉपुलेशन है, जैसे आप यहाँ पे हो, तो यहाँ पे कोई दूसरे देश या कोई दूसरे से वहां से कोई आया और आपके यहाँ पे रहने लगा, है कि नहीं. तो वहां के जीन्स इधर आ गए या नहीं आ गए, वहां के जीन वहां से माइग्रेट होकर इधर आए या नहीं आए हैं. Yes, ma'am. तो Yes, अब ma'am. ये क्योंकि वहां से इधर आ चुके हैं, तो हमारे में कोई जीन्स एड ऑन हुए हैं और उधर से कोई जीन्स कम हुए हैं. तो दिस इज जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो. तो इन द एंड हमारा इक्विलिब्रियम तो डेविएट हो चुका है. Yes, ma'am. ठीक है. तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो चुकी है. वही दूसरी तरफ एक आता है जेनेटिक ड्रिफ्ट. क्या आता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट. किसी को आइडिया व्हाट इज जेनेटिक ड्रिफ्ट? देखो इसके अंदर क्या होता है, अभी ये इंटेंशनली आए हैं, धीरे धीरे करके आए हैं. अगर ये एकदम से बाय चांस हो गए, एकदम से जीन में चेंजेस हो गए, एकदम से कोई भी चेंजेस आ रहे हैं कोई भी पॉपुलेशन के बाय चांस, तो उसको हम बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट. तो हमारी जो फ्रीक्वेंसी बाय चांस चेंज हुई है उसको हम बोलेंगे जेनेटिक ड्रिफ्ट. ठीक है. तो इसकी वजह से, क्योंकि ये बाय चांस हुई है, तो कभी कभार क्या होता है, न्यू स्पीशीज भी फॉर्म्ड हो जाती है. क्या होती है बेटा, न्यू स्पीशीज भी फॉर्म्ड हो जाती है. और न्यू स्पीशीज फॉर्म्ड होती है तो इसलिए इसको हम ये भी कहते हैं कि फाउंडर इफेक्ट. फाउंडर मतलब कुछ नया ओरिजिनेट करना. तो क्योंकि अगर कोई भी जीन में एकदम से बाय चांस चेंजेस हो गए, नए स्पीशीज बन गई, तो इसको हम बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट. क्या बोलेंगे, फाउंडर इफेक्ट. और जो पॉपुलेशन एकदम से ड्रिफ्ट हुई है, जिसकी वजह से एकदम से चेंजेस आए हैं, उसको हम बोलेंगे ड्रिफ्टेड पॉपुलेशन को फाउंडर. क्योंकि वही है ना मेन हमारी आगे फाउंडर, जिसने स्पीशीज बनाई है नई. हाँ कि ना. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? No, ma'am. बोलो. No, ma'am. ठीक है. फिर आता है म्यूटेशन की वजह से भी होता है यार. म्यूटेशन हो गए. म्यूटेशन बहुत, मैंने आपको जैसे बताया, रेंडमली होते हैं. कैसे होते हैं, बिल्कुल रेंडमली हो रहे थे और एट वेरी स्लो रेट. कैसे हो रहे थे बेटा, स्लो रेट पे हो रहे थे. और जिसकी वजह से हमारे म्यूटेशन होता है, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि न्यू फिनोटाइप बनता है. क्या बनता है, न्यू फिनोटाइप बनता है. इज दैट क्लियर? और जिसकी वजह से हमारा क्या होता था, स्पेशिएशन. फिनोटाइप चेंज होता जा रहा है कंटिन्यूअसली, तो न्यू स्पीशीज बनेगी. ठीक है. फिर एक नया था जेनेटिक
रिकॉम्बिनेशन। क्या लगता है क्या होता होगा? मैम दो अलग अलग स्पीशी के जीन जब एक दो अलग स्पीशी के जीन जब एक ऑर्गेनिज्म में जाते हैं ना, उसको ही कहते होंगे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। गैमेटोजेनेसिस आपको पता है ना, जब हमारा गैमीट्स Yes, बनता है, ma'am. मैम तो जब हमारे गैमीट बन रहे हैं उसके अंदर आपको पता है मियोसिस होता है सबसे पहले। यस Yes, ma'am. पहले मियोसिस जब होता है तो उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर होता है। ये भी आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, क्रॉसिंग ओवर होता है, मियोसिस होता है। Yes, तो ma'am. उसके अंदर नए नए क्रॉसिंग ओवर एक वो टाइम है जब वो पूरा डिसाइड हो जाता है कि कौन सी चीज क्रॉस होनी है, कौन सी चीज क्या होती है। तो वहीं पे हमारे न्यू कॉम्बिनेशन बनते हैं। आपने पढ़ा था ना 11th में रिकॉम्बिनेशन, याद आ रहा है? ऐसे करके हमारे होता था, ऐसे करके, और इस पॉइंट को चेज मेटा बोलते थे। उस वक्त वो क्रॉस रिकॉम्बिनेशन बनाते थे, Yes, ma'am. रिकॉम्बिनेंट हम जिसको बोलते थे। याद आ गया। याद आया है ना? तो गैमेटोजेनेसिस के वक्त जब हमारे क्रॉसिंग ओवर हो रहा होता था, उसी वक्त हमारे जितने भी न्यू कॉम्बिनेशन बनने होते थे वो बन जाते हैं। तो सारे चेंजेस यहीं पे डिटरमाइन हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब आती है बारी नेचुरल सिलेक्शन। फिर से नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे आ चुका है। इस नेचुरल सिलेक्शन में क्या अलग है? अब यार देखो, हमेशा ऐसा तो नहीं है कि सारी जगह पे, जैसे मैंने ऊपर जो 4-5 फैक्टर लिखे, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ये हमेशा प्रेजेंट हो। ऐसा तो नहीं हो सकता था। तो जहां पे अगर ऐसा नहीं हो रहा तो क्या उस पॉपुलेशन में हमारे इवोल्यूशन नहीं होगा? अरे बिल्कुल होगा। तो वो पॉपुलेशन में हमारे क्या होगा, कैसे होगा इवोल्यूशन, और उसका इफेक्ट कैसा होगा वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो इसके जो इफेक्ट हैं वो है 3 तरीके के। एक होता है स्टेबलाइजेशन इफेक्ट, ठीक है। दूसरा होता है हमारे डायरेक्शनल चेंज, और तीसरा होता है हमारा डिसरप्शन। क्या होता है? डिसरप्शन। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? तो यार देखो, मैं आपको ना एक पहले डायग्राम बताती हूँ, उससे आपको थोड़ा ना समझ पड़ेगा। जैसे ये ग्राफ है, ठीक है। फिनोटाइप फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन, मतलब ये यहाँ पे सबसे इतने, ये जो फिनोटाइप है ना, ये नेचुरली सिलेक्टेड फिनोटाइप है, कि नेचर ने सेलेक्ट किया, ये उस टाइप के फिनोटाइप है। दिस इज अ मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, ठीक है। नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप, ये यहाँ पे ये नंबर डिनोट कर रहा है। ये ग्राफ है तो ये क्या डिनोट करेगा? हमारे नंबर डिनोट करेगा। तो इससे ना एक्चुअली 3 चेंजेस आते हैं इस वाले ग्राफ से, या तो स्टेबलाइजेशन, या डायरेक्शनल चेंज, और डिसरप्शन। तो वो कैसे आएंगे देखो। सबसे पहले अगर स्टेबलाइजेशन है तो ग्राफ आपका कुछ ऐसा करके दिखेगा। एक पीक पॉइंट आ जाएगा और ऐसा बनेगा, पीक गेट हायर, ठीक है, एंड नैरोअर। देखो, आप मानते हो नहीं मानते हो, मैंने ये पूरा ग्राफ से आपको बताया। ग्राफ से ये फिनोटाइप थे जो फेवर हो रहे थे नेचुरली, है ना, ये यहाँ तक। तो अब मुझे ये नेचुरली हो रहे थे, पर मेरे को एक पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करना है, इसको और जैसे बोलते हैं दृढ़ निश्चय एकदम और पक्का करना है। तो ये और नैरो हो गया कि ये एकदम वो वाले हैं जो स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइज पॉपुलेशन है। हाँ के ना? Yes, हेलो, ma'am. ठीक है। फिर आता है दूसरा डायरेक्शनल चेंज। कोई एक डायरेक्शन में पीक शिफ्ट होने लग जाएगा, ठीक है। लेट से वो इस डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गया,
तो इसको बोलेंगे हम पीक गेट शिफ्ट इन वन डायरेक्शन। जब हमारा पॉपुलेशन कोई एक दूसरी तरफ शिफ्ट होना हो जाए तो उसको हम बोलेंगे डायरेक्शनल चेंज। क्या बोलेंगे? डायरेक्शनल चेंज। ठीक है, ये हो गया सेकंड वाला। और थर्ड वाले की मैं बात करूं, डिसरप्शन, टूटना। तो अभी हमारा जो ग्राफ था वो दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक तरफ चला जाएगा और एक, देखो, एक इस तरफ चला जाएगा और एक इस तरफ। ठीक है, टू पीक फॉर्म। क्या बन जाएंगे? टू पीक विल फॉर्म। सबसे पहले फिर से मैं एक बार बता देती हूँ जिसको समझ नहीं आया। हमारे यहाँ पे नेचुरली सिलेक्टेड हुई थी पॉपुलेशन, ठीक है, नेचुरली फेवर्ड हुई थी, तो ये फिनोटाइप बने थे इतने, ये वाले, है ना। तो अब तीन पॉसिबिलिटीज थी, या तो ये फिनोटाइप और स्टेबलाइज हो जाए, ये होने के लिए ये पहला जो ग्राफ था इसका पीक था ये और नैरो हो गया, यानी कि कंफर्म हो गया ये पॉपुलेशन तो रहने ही रहने वाली है। दूसरे डायरेक्शनल चेंज, ये पूरा का पूरा ग्राफ ही एक डायरेक्शन में शिफ्ट होने लग गया। वही तीसरा डिसरप्शन, ये जो एक फिनोटाइप था, ये जो फेवर्ड हुआ था, ये दोनों ही अलग अलग डायरेक्शन में जाके अब अलग अलग इवॉल्व करेंगे। समझ पड़ रही है बात? यस मैम। है ना। तो ये आप ये इसको भी बोल सकते हो, ये एक मीन है, मीन कैरेक्टर वैल्यू भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, वो बोलते ना मीन मोड मीडियन, तो ये वो मीन वो बोलते ना एवरेज जो सॉर्ट ऑफ वाला वो है। तो अब इस एवरेज की तीन पॉसिबिलिटीज ये मैंने आपको बता दी है। समझ पड़ा? यस मैम। यस मैम। किसी को किसी भी तरह का कंफ्यूजन? देख लो ये वाला ग्राफ, अगर किसी को भी कंफ्यूज आ रहा है तो मेरे से पूछ लो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इवोल्यूशन कब होना शुरू हुआ था, क्या चल रहा था। अभी तक हमने तो सिर्फ बात की थी कि धरती का, सॉरी, हमारा यूनिवर्स कब बना था, हमारी धरती कब बनी थी, है ना, ये सब देखा था। अब हम देखेंगे थोड़ा इवोल्यूशन ही कब शुरू होना शुरू कब हुआ था। तो आज से ये कुछ 2000 मिलियन ईयर्स अगो, अब मैं ना मिलियन ईयर अगो को ऐसे लिखूंगी MYA, ठीक है। तो आज से कुछ 2000 मिलियन ईयर अगो फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म अपीयर हुआ था। फर्स्ट सेल्यूलर लाइफ फॉर्म अपीयर ऑन अर्थ। समझ पड़ा आपको ये बात कि आज से 2000 साल पहले क्या हुआ था। तो इसमें से किसी के पास कैपेबिलिटी थी ऑक्सीजन को रिलीज करने की, जिसकी वजह से सम रिलीज ऑक्सीजन, क्या करते थे, कुछ ऑक्सीजन को रिलीज करते थे। तो जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल होता था वो स्प्लिट हो जाता था सोलर एनर्जी की वजह से, और क्या बनाता था, वाटर मॉलिक्यूल। क्या बनाता था, वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, स्लोली 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 जो सिंगल सेल्ड हमारे थे ना वो कन्वर्ट होना शुरू हुए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बताया था किसमें मल्टी सेल्यूलर बनने लगे ये धीरे धीरे। समझ पड़ा बात? यस मैम। यस मैम। है ना। तो बहुत सारी चीजें आ जाती है, प्लांट्स भी आ जाते हैं, एनिमल्स भी आ जाते हैं। तो कहानी हम सबसे पहले देख लेते हैं थोड़ी सी इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स की। किसकी? प्लांट्स की। ये आपको याद करना पड़ेगा, समझने जैसा कुछ नहीं है। जैसे आपको सबसे पहले में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे पहले जो प्लांट अपने धरती पे आए थे तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, वो कौन थे? ब्रायोफाइट्स से। ब्रायोफाइट्स वर द फर्स्ट प्लांट टू कॉलोनाइज ऑन अर्थ, टू कॉलोनाइज ऑन अर्थ। इज दैट क्लियर? है ना। और वो धीरे धीरे ब्रायोफाइट्स इसमें कन्वर्ट हुए, टेरिडोफाइट्स में आपको याद हो तो टेरिडोफाइट्स जिम्नोस्पर्म्स में कन्वर्ट हुए। याद आ रहा है? यस मैम। यस मैम।
हेलो, yes याद ma'am, आ रहा है? ये 11th में Yes, पढ़ाई की थी, yes ma'am, Yes. पढ़ा है की मैम। थी मैम। है ना? तो ये ऐसे हमारा इवोल्यूशन का प्रोसेस चला था। पहले सबसे पहले जो आए थे वो आए थे ब्रायोफाइट्स, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो हमारे वेस्क्यूलर प्लांट, जैसे कि टेरिडोफाइट से वेस्क्यूलर प्लांट्स जो थे, जिसके अंदर हमारे वेस्क्यूलर बंडल थे, वो हमारे कौन से पीरियड में आए थे? जैसे ना काफी सारे पीरियड्स होते हैं, है ना? जैसे सिलूरियन पीरियड होता है, ये उस पीरियड्स की बात है, ये उस पीरियड की बात है। तो ये हमारे आए थे सिलूरियन पीरियड में। कौन से पीरियड में? सिलूरियन पीरियड में आए थे। मैं आपको डायग्राम में बताऊंगी थोड़े से, ठीक है। अब आप एक प्लांट होता है, सीवीड होता है, सीवीड हुआ करता था। तो ये आज से कुछ सीवीड प्लांट कुछ कब मिला था? 320 मिलियन ईयर अगो आज से ये प्लांट मिला था। इज दैट क्लियर? एक और थे लाइकोपोड्स। अगर आपसे पूछ लिया जाए जो लाइकोपोड्स थे वो कौन से एरा के थे, तो वो थे पैलियोजोइक एरा। कौन से? पैलियोजोइक एरा। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? नो मैम। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज और दिखा देती हूँ। कोई कुछ कह रहा है? देखो, जैसे अपन बात कर रहे हैं, है ना, यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा हल्का सा देख लो। जैसे मैंने आपको एक अभी यहाँ पे टर्म बताया, देखो, पैलियोजोइक एरा, है ना, सिलूरियन पीरियड। तो देखो जहाँ पे आप देख रहे हो पैलियोजोइक एरा, ये रहा, है ना। इसके अंदर, इस एरा के अंदर अलग अलग पीरियड हैं, जैसे सिलूरियन पीरियड, डिवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और पर्मियन पीरियड। ये 4 पीरियड हैं इस एरा में। फिर आता है मीजोजोइक एरा। मीजोजोइक एरा में कौन कौन से, है ना, हमारे पीरियड है? ट्राइसिक पीरियड, जुरासिक पीरियड, क्रेसिक पीरियड। आपको याद है जुरासिक वाले में हमारे डायनासोर्स भी थे, है ना। फिर आता है एरा क्रीनोमोइक एरा। इसके अंदर हमारे एक ही आता है, दो आते हैं, टर्शरी और क्वाटरनरी पीरियड। ठीक है बच्चा पार्टी? Yes, ma'am. फिर जैसे इवोल्यूशन की मैं बात करूं तो सबसे पहले क्लोरोफाइट, ट्रैकियोफाइट, राइनिया टाइप, साइलोप्टेन, साइलोप्टेन, ये हमारे थे। तो अगर आपको बहुत डिटेल में स्टडी करना है तो आपका पूरा ये ग्राफ देखो कि यार, मतलब हमारे ना पहले ज़ूरोसेरोफाइलम थे, वो आगे जाके कन्वर्ट हुए किसमें? आर्बोस्टेरोन लाइकोपोड में, वो कन्वर्ट हुए हर्बेशियस लाइकोपोड में, ठीक है। और हमारे यहाँ से ट्राइक्योफाइट से इवॉल्व हुए हमारे ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट इस एरा में आए थे, हर्बेशियस इस पीरियड में आए थे, अडॉप्शन इस पीरियड में आए थे। फिर अगर आप बोलो साइकोफाइटन हमारे इवॉल्व हुए किसके अंदर? हॉर्सटेल के अंदर। यही आगे जाके फर्न में भी डिवाइड हुए, ये जिंकोस में भी कन्वर्ट हुए, कॉनिफर्स में भी कन्वर्ट हुए, नीटेल्स में भी कन्वर्ट हुए। फिर यही हमारे प्रेरेस जिम्नोस्पर्म्स बने, फिर सीड फर्न बने, यही साइकेड बने, फिर ये डाइकॉट बने, फिर ये माइनोकॉट बने, और फिर ये एंजियोस्पर्म बने। तो ये पूरी सीक्वेंस है जो आपको थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, है ना, ये याद ही करनी पड़ेगी। किसी को करने का मन है तो कर लेना, ठीक है। इसमें जैसे ये लिखा है कि एंजियोस्पर्म्स कौन से एरा और कौन से पीरियड के हैं, ये भी याद करना है। डाइकॉट कौन से एरा कौन से पीरियड का है, ये याद करना है। तो ये डायग्राम है, इसको इसी तरीके से आपको याद करना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन इसके अंदर आपको मिल जाएगी, एंड इट इज मोर 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 देन एनफ, ठीक है। यस मैम। Yes, ma'am. हाँ या ना? यस मैम। मैम। Yes, ma'am. या प्रेजेंट मैम?
एवोल्यूशन ऑफ एनिमल। अब मैं किसकी बात करूंगी? एनिमल्स के बारे में बात करूंगी। ये प्लांट्स वाली कहानी तो खत्म हो गई, प्लांट्स कैसे आए कैसे नहीं आए ये इतना था। अब हम बात करते हैं एनिमल के बारे में थोड़ा सा। तो फर्स्ट एनिमल जो हमारे आए थे वो थे बेटा कौन से? इनवर्टिब्रेट। कौन से थे? इनवर्टिब्रेट। सबसे पहले इनवर्टिब्रेट आए और जो कि आए थे 500 मिलियन ईयर अगो। 500 मिलियन ईयर अगो पहले ये आए थे। ठीक है। अगर मैं बात करूं 350 मिलियन ईयर अगो पहले हमारे जॉलेस फिश भी आई थी। कौन सी? जॉलेस फिश भी आई थी और एम्फीबियस फिश भी आई थी। एम्फीबियस फिश भी आई थी और ये है आपको आज से 350 साल पहले की बात। ठीक है। तो हमारे जैसे फर्स्ट एम्फीबियन जो है ना बेटा, वो कोई मेरे को बता सकता है वो कौन से थे? चलो। मैम व्हेल। हाँ, कौन से बोले? नहीं नहीं, चलो ये मुझे बताओ, अपने जो मॉडर्न अपने ये जो फ्रॉग है ना, फ्रॉग है ना, इसके एंसेस्टर्स जो थे वो कौन थे? ये जो अपने फर्स्ट एम्फीबियन है उसको हटाओ, एम्फीबियन एंड प्रेजेंट फ्रॉग एंसेस्टर। इनके एंसेस्टर जो थे ना, अभी जो प्रेजेंट में फ्रॉग है उनको कहते थे लोफिन्स। लोफिन्स बोले तो सिलियोकैंथ। क्या बोलते थे? सिलियोकैंथ। COLEACANTH। ठीक है। और ये सिलियोकैंथ सबसे पहले हमारे को मिले गए थे साउथ अफ्रीका में। कहाँ मिले थे? साउथ अफ्रीका में, जो कि अब एक्सटेंट हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? अब एक्सटेंट हो चुके हैं और इनको माना जाता है कि ये लिविंग फॉसिल है। क्या है ये? लिविंग फॉसिल है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Yes, हेलो, ma'am. इज दैट क्लियर? यस मैम। यस मैम। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया एम्फियंस के बारे में। तो हम जैसा पढ़ते हैं एम्फीबियंस के बाद हम रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो रेप्टाइल्स थे वो हमारे किससे इवॉल्व हुए थे? वह इवॉल्व फ्रॉम एम्फीबियन। इज दैट क्लियर? हमारे एम्फीबियन से ही धीरे धीरे रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए थे। अब ये हमारे कैसे एग शेल्ड करते थे? थिक एग शेल्ड होते थे। कैसे? थिक शेल्ड एग। जैसे अभी तो पतले पतले होते हैं, ठीक है, ये थिक शेल्ड एग होते थे। फिर एक टाइम आया कि धीरे धीरे एक टाइम आया कि पूरी धरती पे फैल गए, डोमिनेट कर दिया इन्होंने पूरे अर्थ को। और ये डोमिनेट कर पाए थे आज से कुछ 200 मिलियन ईयर अगो पहले। ठीक है। अगर मैं बात करूं जैसे रेप्टाइल्स की अगर बात करते हैं तो सुनते ही पहले वो आता है, पानी आता है थोड़ा सा दिमाग में। तो यार ये मुझे बताओ कि सबसे पहले लैंड रेप्टाइल्स कौन थे? मैम क्रोकोडाइल। नहीं, डायनासोर। सबसे पहले जो फर्स्ट रेप्टाइल्स थे वो थे डायनासोर। जिसके अंदर अगर आपसे पूछे ना, बहुत टाइप के है ना एक्चुअली है ना डायनासोर्स होते हैं, जिसके अंदर से इक्थियोसॉरस होता है, राइनोसोरस होता है, टाइनोसोरस होता है। जिसके अंदर से जो ट्राइनोसोरस होता है ना, था मतलब जो ट्राइनोसोरस थे वो सबसे बड़े थे, सबसे बिगेस्ट बिगेस्ट डायनासोर था, जो कि कुछ 20 फीट का था। कितना? 20 फीट का था, बिगेस्ट। फिर उसके बाद कुछ रेप्टाइल से वापस पानी के अंदर चले गए और वो फिश बन गए। वेंट बैक टू वाटर और वो क्या बन गए? फिश। मतलब ऐसे जादू नहीं हो गया, ऐसे मैजिक नहीं हो गया, मतलब इवॉल्व हो गए धीरे धीरे, है ना। फिश लाइक रेप्टाइल्स, फिश लाइक रेप्टाइल्स। जैसे अगर आपसे बोले इक्थियोसॉरस, क्या? इक्थियोसॉरस। ठीक है। कुछ ऐसी ऐसी चीजें हुई थी। अगर मैं बोलूं यार डायनासोर्स अगर आए थे, तो ये डायनासोर्स जो है वो डिसअपियर कब हुए थे हमारे अर्थ से?
65 million years ago. कितना? 65 million years ago. 55 नहीं 65। मैम 65 ही बोल रहा हूँ, पीछे को करके हाँ। सीटियां शायद। 65 मिलियन ईयर अगो पहले हमारे जो डायनासोर्स थे वो कंप्लीटली एक्सटेंट हो चुके थे। तो अगर आपसे अब बात की जाए कि चलो हमारे हो गए एम्फीबियन, हो गए रेप्टाइल्स, हो गए, अब बात करते हैं हमारे मैमल्स की। तो मैमल्स जो थे वो हमारे आए थे ट्राइसिक पीरियड में। कौन से? ट्राइसिक। इसका भी मैं भी आपको वापस डायग्राम दिखाऊंगी पीरियड वाला। ट्राइसिक पीरियड में आए थे, ठीक है। ये जो मैमल थे विविपेरस थे, मतलब अंडे नहीं देते थे, ओविपेरस नहीं थे, विविपेरस थे, यानी अपने बेबी को अंदर प्रोटेक्ट करके रखते थे, ठीक है। काफी इंटेलिजेंट थे मैमल्स के बारे में तो आपको पता ही है, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। पहले ये जो अपन को मिले थे, जैसे हमारी, जिसमें मैंने अभी आपको ड्रिफ्ट वगैरह बताया, जैसे जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सारी चीजें जब नहीं हुई थी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, तो जैसे हॉर्स है, हिप्पोकैम्पस है, बियर है, रैबिट, ये सब पता है बिफोर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, जब ये ड्रिफ्ट नहीं हुआ था, तो ये सब जैसे हिप्पोकैम्पस, हॉर्स, ये सब बच्चा कहाँ पे पाए जाते थे? साउथ अमेरिका में। क्या पे? साउथ अमेरिका में। पर जैसे ही हमारे क्या हुआ, साउथ अमेरिका किससे जुड़ गया? नॉर्थ अमेरिका से, है ना, आने जाने का साधन बन गया, तो ये हमारे कहाँ पे आ गए? नॉर्थ अमेरिका में। ये सब कहाँ आ गए? नॉर्थ अमेरिका में। अगर आप जाके देखो तो इनकी तादाद जो है आज के टाइम पे हिप्पोकैम्पस वगैरह की, नॉर्थ अमेरिका में ज्यादा मिलती है, साउथ अमेरिका में नहीं मिलती। बट इनका ओरिजिन कहाँ का है बेटा? साउथ अमेरिका का है। समझ पड़ रहा है बात? मैम हिप्पोकैम्पस हो गया, हिप्पोपोटामस। हाँ, माय बैड, हिप्पोकैम्पस माय बैड। हाँ, राइट 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 राइट, हिप्पोपोटामस, राइट राइट। ये हिप्पोकैम्पस तो यहाँ पे कैसे आ सकता है? हिप्पोपोटामस, राइट राइट, ठीक है। हिप्पोकैम्पस तो नहीं हो सकता है ना, हिप्पोपोटामस, ठीक है। अभी मैं आपको इसका एक डायग्राम दिखा देती हूँ। देखो, जैसे अपने ये सारे पीरियड चल रहे बेटा, है ना। जैसे देखो, सबसे पहले कार्बोनिफेरस था, फिर पर्मियन था, फिर ट्राइसिक था, फिर जुरासिक था, फिर क्रिटेशियस था, फिर टर्शियरी था, फिर क्वार्टरी था, ठीक है। आपको अभी जो चल रहा है, आपने क्वार्टरी है, देखो तो ये अपन को दिख भी रहा है। 350 ईयर अगो, 300 ईयर अगो, 250 मिलियन ईयर अगो, 200 ईयर अगो, 150, 100, 50, 0। एक ही डायग्राम में ना काफी सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है। अगर सबसे पहले बात करें अर्ली लेप्टाइल्स जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं, जो कि सबसे पहले कब आए थे? 350 मिलियन ईयर को, मैंने अभी आपको बताया था। वो आगे जाके कन्वर्ट हुए सौरोप्सिड में, साइनेप्सिड में। सौरोप्सिड कन्वर्ट हुए आज के टर्टल्स में। फिर ये सौरोप्सिड आगे जाके क्या नाम है हमारे, ये पूरा जो दिख रहा है ये ग्राफ ऐसे करके, ये सब में कन्वर्ट हो गए, ठीक है। देखो, ये थीकोडोंट में भी कन्वर्ट हुए जो कि एक्सटेंट हो चुके हैं। ये थीकोडोंट आगे जाके क्रोकोडाइल में कन्वर्ट हुए। ये सौरोप्सिड आगे जाके स्नेक में कन्वर्ट हुए हैं, ठीक है, ऐसे करके। स्नेक, लिजर्ड, ट्रोटरस इसके अंदर कन्वर्ट हुए। फिर वहीं अगर हम साइनेप्सिड की बात करें तो ये हमारे थेराप्सिड में कन्वर्ट हुए। थेराप्सिड हमारे आज के मैमल्स में कन्वर्ट हुए हैं। और यही, ये आपको दिख रहा है ये वाले थीकोडोंट, ये हमारे डायनासोर में कन्वर्ट हुए थे, जो कि डायनासोर हमारे एक्सटेंट हो चुके हैं। और यही डायनासोर हमारे क्रोकोडाइल के एंसेस्टर्स हैं। किसके?
क्रोकोडाइल के एंसेस्टर्स हैं, या फिर हम बोले थीकोडॉन्ट्स जो है क्रोकोडाइल के एंसेस्टर है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले ना कौन किसका एंसेस्टर है, तो देखो जो चीज जिससे ओरिजिनेट हो रही है ना, हेलो एम आई ऑडिबल, यस मैम। ठीक है, तो जो चीज जिससे ओरिजिनेट हो रही है, जो पुरानी दे रखी है, दीज आर ऑल एंसेस्टर्स। बाकी के ये जो बाद में आ रहे हैं आपसे पूछ सकते हैं, जैसे टर्टल के एंसेस्टर्स कौन से हैं, पीछे चलो 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 चलो, ओ सौरॉप्सिड, ठीक है, ऐसे करके। अगर आपसे पूछ लिया जाए डायनासोर्स जो है वो कहाँ से है, पीछे चलो 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 चलो, थीकोडॉन, ओके। मैमल्स जो है वो कहाँ से है, पीछे चलो चलो चलो, थेराप्सिड, ओके, वो तो एक्सटेंट हो चुके। थेराप्सिड के कौन है, पेलोसोरस, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, इसके कौन है, साइनेप्सिड, और ये हमारे अर्ली लेप्टाइड्स। तो ऐसे आपको ये डायग्राम पढ़ने होते हैं। आप सोचो एक ही डायग्राम में कितनी सारी इंफॉर्मेशन है यार कैरी फॉरवर्ड करने के लिए। अगर आप ये देखो, डायनासोरस इस टर्शरी पीरियड में थे, ऊपर से 50 मिलियन ईयर अगो पहले की बात है जब ये एक्सटेंट हो चुके थे। समझ पड़ रहा है बात? तो कितना सब कुछ है आपके पास इस चैप्टर में पढ़ने के लिए। हाँ कि ना? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. मुझे ये बताओ, मैंने आपको यहाँ पे ना एक चीज है जो मैं आपको बताती हूँ। मैंने आपको क्या बोला, डायनासोर कौन से पीरियड में आए। अब मुझे यहाँ पे डायग्राम से देख के बताओ कौन से पीरियड में आए। बताओ। Tertiary period में। और कोई? टर्शियरी। मुझे पता था आप ये लोग गलती करोगे, इसलिए मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा। टर्शरी पीरियड, ये जो आपको दिख रहा है ना बेटा, यहाँ पे ये एक्सटेंट हो गया है। क्या एक्सटेंट? शुरुआत आपको दिख रही है इस पॉइंट से हुई है, Sir, इस पॉइंट से हुई है ना शुरुआत। yes, ma'am. यस हाँ मैम। के ना? इसी पॉइंट से Yes, तो ये ma'am. यहाँ है Jurassic। और बाकी की सारी चीजें बर्ड्स इधर आई है। तो यहाँ पे ये है इनका पॉइंट। तो इनका पॉइंट क्या है, ओरिजिन कब हुए ये ओरिजिनेट? जुरासिक पीरियड में। तो नहीं बोलते जुरासिक वाला टाइम डायनासोर्स का था। यस मैम। अभी मुझे बताओ मैमल्स कौन से पीरियड में आए? कार्बोनिफेरस। और कोई? एनीवन एल्स? क्या बच्चा एक ही आंसर देने वाला? और भी तो ट्राई करो, एटलीस्ट वो जो भी बोल रहा है ट्राई तो कर रहा है वो। मैम क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी? अरे क्वार्टरनरी यहाँ पे तो चल रही है ऑलरेडी। ये बेटा यहाँ पे आप पीछे चलो वापस, आपको यहाँ पे ओरिजिन नहीं दिख रहा इनका। और बेटा आप यहाँ से सीधा यहाँ कहाँ से पहुंच गए, ये दिख रहा है ना पहले तो हमारे ये पहले आए थे ट्रायसिक में। किसमें? ट्रायसिक में। तो ऐसे आपको देखनी है चीजें। समझ पड़ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ये यहाँ पे है, सबसे पहले ये यहाँ से इवॉल्व हुआ है। यहाँ तक हमारे ट्राइसिक में हमारे थेराप्सिड थे, थेरासिप हमारे यहाँ पे एक्सटेंट हो गए। अगर मैं बोलूं आपके थेराप्सिड कब ओरिजिनेट हुए, कौन से पीरियड में आए, तो क्या बोलोगे? ये जो थेराप्सिड है कौन से पीरियड में आए? कार्बोनिफेरस। वेरी गुड। और एक्सटेंट कौन से पीरियड में हुए? Correct. ट्राइस। Quaternary. ट्रायसिक में। किसमें? ट्रायसिक में। समझ पड़ा ये अभी आपको कैसे पढ़ना है और कैसे इसको रिजोल्व करना है? आपके पास सारे आंसर है कि कौन कब आया और कौन कब एक्सटेंट हुआ। यस मैम। हाँ के ना? Yes, ma'am. अब जैसे ये थीकोडोंट है,
ये यहाँ तक चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर ये यहाँ से थीकोडॉन्ट 2 में हो गया, टूट गया, एक इधर चला गया और एक इधर चला गया, यानी जो थीकोडॉन्ट है वो सिर्फ ट्राइएसिक तक था। कब तक था? ट्राइएसिक था। तो ये जो पूरे पॉइंट्स है ना, जहां तक कोई डिवाइड नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, वही पॉइंट ऑफ बिगनिंग है और वही पॉइंट ऑफ एंडिंग है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो इस तरीके से ना लोग इतना सारे फ्लो चार्ट बनाते हैं, इतना वो फ्लो चार्ट क्या, इतनी सारी डिटेल लिखते हैं। जैसे डिटेल के लिए मैंने भी आपको पीछे लिख दिया है यहाँ पे, मैमस ट्राइसिक पीरियड, हमारे रेप्टाइल्स, यहाँ पे हमने लिख दिया होगा, डायनासोर्स भी है ना, कौन कौन से में आए हैं। तो लिखने पे ये याद नहीं होता, पर अगर आप इसको डायग्राम के फॉर्म में करोगे ना तो ये काफी इजी और कन्वीनियंट है, और इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, सारी मतलब सारी, इसके बाहर से आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। समझ पड़ रहा है बात? यस मैम। Yes, ma'am. सबको समझ आया? इसमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है बच्चा पार्टी? No, ma'am. हेलो, No, किसी को ma'am. कोई भी कंफ्यूजन है? नो मैम। ठीक है, तो बच्चा ये आपका जो लेक्चर है आज का खत्म हो गया। इसके बाद एक वो है हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है ना, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ है वो हमें जानना है। तो वो थोड़ा सा बचा है, वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और साथ ही साथ इसके थोड़े से क्वेश्चन देख लेंगे, सो दैट आपको आइडिया हो जाए कि अपने ये कैसे करना है चैप्टर को। समझ पड़ा बात? यस मैम। Yes, ma'am.